नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 21 अक्टूबर 2007 को मुंबई में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भूकंप के बाद गुजरात ने खुद को बहुत तेजी से खड़ा किया। आज गुजरात का विकास हो रहा है और पूरी दुनिया की पूंजी निवेशक गुजरात की ओर देख रहे हैं। इस देश के अंदर 1/3 जिले ऐसे हैं, इस देश में 1/3 जिले ऐसे हैं जो बंदूक की नोक के नीचे लोग कांप रहे हैं। 1/3 जिले, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है, कहीं इंसर्जेंसी है, कहीं बांग्लादेशी है। आप कल्पना कर सकते हैं तो देश के 1/3 जिले जो इस आतंकवाद की चपेट में है, नक्सलवाद की चपेट में है। तिरुपति से लेकर के पशुपति तक पूरा रेड कॉरिडोर बना हुआ है। पूरे देश को इस प्रकार की मानसिकता वाली वैश्विक ताकतों ने दबोच के रखा है। और ऐसे समय मैं मित्र सीना तान के खड़ा हूं। मेरी गुजरात की धरती पर घुसने नहीं दूंगा। मैं मेरे गुजरात की धरती पर घुसने नहीं दूंगा। मित्रों, एक जमाना था मेरे यहां हर इलाका उस जिले के नाम से नहीं जाना जाता था। हर इलाका जाना था ये लतीफ की गैंग का इलाका, ये मोहम्मद सुरदी की गैंग का इलाका। हाँ, ऐसे ही नाम थे साहब। अब तो खैर लोग भूल भी गए। मित्र, आज मेरे राज्य के अंदर एक भी गैंग जिंदा नहीं है, एक भी गैंग। और मित्रों, अभी तो बीच में देखा होगा आपने, बड़ी तूफान चल रहा था टीवी पे, अखबारों में। एनकाउंटर मालूम है ना? एनकाउंटर साहब लग पड़े थे साहब। एनकाउंटर सोहराबुद्दीन मैं तो जिसके खेत में से 56 करीब 100 के करीब मिली हो और उसको सर्टिफिकेट देने वाले इस देश में घूमते हो, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और मेरे कांग्रेस के मित्र सोहराबुद्दीन का जनाजा लेके नाच रहे थे। बस अब मोदी फंस गया, मारा जाएगा, यही चल रहा था साहब। और मैंने कांग्रेस वालों को बड़ी सभा में कहा था कि कांग्रेस के लोग सोहराबुद्दीन का जनाजा लेकर के नाच रहे हैं, लेकिन वो कभी गांधीनगर नहीं पहुंच पाएंगे। और मित्रों, मैं इस विषय में बहुत साफ बोलता हूं। मैं इसी सभागृह में रेलवे ट्रेन के बम ब्लास्ट के बाद आया था और तब भी मैंने कहा था, मेरा मिजाज आज भी है, मैं गुजरात की धरती पर मौत के सौदागरों को चैन से जीने नहीं दूंगा। मित्रों, में आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से देना ये मत कर रखिए। आम आदमी सुख चैन की जिंदगी चाहता है, वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, वो अपना गुजारा करना चाहता है। ऐसी जिंदगी जियोगे कि बेटा स्कूल जाओ, माँ बाप परेशान हो कर लौटेगा और कोई भी लल्लू पंजी उठा के ले जाए और 10 लाख 15 लाख मांग ले? मित्रों, ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और औरों को चलाना बहुत जिसमें चलाएं, गुजरात ऐसे नहीं चलेगा। और मैं जानता हूं मित्र, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर 5.5 करोड़ गुजरातियों की भलाई के लिए अगर एक को कीमत चुकानी पड़ी तो तैयार। चलिए, परेशान हो जाओगे। वहीं पर खड़े रह के नारे देते रहना। मैं तो आम आदमी को सलामती चाहिए, आदमी
आदमी को सुरक्षा चाहिए। और आज गुजरात की स्थिति ऐसी बन पाई है और तभी तो विकास हो रहा है। सारी दुनिया के लोग पूंजी निवेश के लिए गुजरात की ओर देख रहे हैं, लोग दौड़ के आ रहे हैं। मैं तो ये तो राम सेतु की चर्चा हो रही है, आप में से किसी ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट की हो और 2 दिन के बाद आप जाके कहो कि हमारी गलती हो गई, एफिडेविट बदलनी है, आपका क्या होगा? क्या होगा? साहब आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। जो न्याय आपके लिए है वही न्याय दिल्ली की सल्तनत के लिए होना चाहिए। मित्रों, अभी तो आप राम सेतु की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पाप भी किया इन लोगों ने। भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अमेरिका के अंदर टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए जो पत्रिकाएं बांटी हैं, जो पोस्टर छापे हैं, इसको आप देख नहीं सकते दोस्तों। और मित्रों, यह देश उनको माफ नहीं करेगा। भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अमेरिका के अंदर जो पोस्टर पर्चे बांटे हैं लोगों को टूरिज्म के लिए आकर्षित करने के लिए, कौन सी फोटो दी आपको बताओ? फोटो ये दी है कि एक पेड़ पे भगवान कृष्ण बैठे हैं और गोपियों से सारे वस्त्र चुरा लिए हैं और सभी नंगी गोपियों के 30 गोपियों नंगी दिखाई दे। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं दिल्ली वाले? मित्र, आपका लहू गर्म होता है कि मुझे मालूम नहीं, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। ये किया इन्होंने, ये किया है मित्रों। क्या हिंदुस्तान को दुनिया के टूरिज्म के लिए क्या और कुछ नहीं बता सकते थे आप? नंगी गोपियों का रूप दिखा करके हिंदुस्तान की मां का अपमान करने लोग मां की इज्जत को बेच करके टूरिज्म लाने के लिए निकले हैं। कैसे माफ करेंगे इनको दोस्तों? कैसे माफ कर सकते हैं? आपको हैरानी होगी। ये राम सेतु का मसला साहब, स्टैम्प पेपर पे भारत सरकार एफिडेविट करे कि भगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? आवाज इटली तक पहुंचनी चाहिए। ये राम और रोम की लड़ाई है मित्रों। क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? माता सीता का जन्म हुआ था। माता सीता और प्रभु राम की शादी हुई थी। माता सीता का अपहरण हुआ था। रावण उठा के ले गया था, लंका ले गया था। उसको ले जाने के लिए प्रभु राम गए थे, जाने के लिए पुल बनाया था। आपको मालूम है, उनको मालूम है। ये हाल है मित्रों। और मित्रों मैं बताऊं, आप सोचिए, जरा आप सोचिए, जब भगवान राम सेतु बना रहे होंगे तब रावण के मन में क्या विचार आया होगा? आखिरकार रावण भी तो सरकार चलाता था। उसकी भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट होगा, उसका भी कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होगा। वो पुलिस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रावण को जानकारी देता होगा, भाई राम ने पत्थर इकट्ठे किए हैं, नर नील जैसे बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं साहब, ये वानर सेना आ गई है, सब ट्राइबल के लोग आ गए और ब्रिज बनना शुरू। समाचार तो मिलते होंगे। तो रावण क्या सोचता होगा? रावण यही सोचता होगा, दिन रात यही सोचता होगा, ये पुल ना बने तो अच्छा। फिर भी पुल बना होगा तो सोचता होगा टूट जाए तो अच्छा। फिर भी बना होगा तो सोचता होगा जब राम उस पर जाते हो तब टूट जाए तो अच्छा। रावण की जो अच्छा अधूरी रह गई वो पूरा करने का काम दिल्ली कर रही है। रावण की जो इच्छा अधूरी रही उसको पूरा करने का काम दिल्ली कर रही है मित्रों। और मित्रों मैं देख रहा हूं कांग्रेस ने जो एफिडेविट की है ना, मैं रामायण का जितना मेरा अभ्यास है, मैं रामायण के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वो है जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए।
और रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को कैद कर लिया। और जब हनुमान जी को कैद कर लिया तो रावण ने सूचना दी और उसकी पूंछ को आग लगाई। रावण ने हनुमान की पूंछ को आग लगा करके जो गलती की थी, वैसी गलतियां फिर करके की है साहब। ऐसी ही गलतियां फिर करके की है मित्रों। और ये निर्लज्ज लोग देखिए मित्रों, ये निर्लज्ज लोग कह रहे हैं कि ये राम सेतु समुद्र प्रोजेक्ट तो अटल जी की सरकार ने क्लियर किया था। मुझे बताइए, कभी हमने ये कहा है कि विकास के लिए सेतु नहीं बनना चाहिए? सबने कभी कहा है? मैं तो आज भी कहता हूं बनना चाहिए। और मैं भारत सरकार को कहता हूं, अगर आपको समझ नहीं है तो गुजरात को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये भगवान राम का सेतु तोड़े बिना दूसरे 4 सेतु बन सकते हैं मित्रों। सेतु बनाने का कोई विरोध नहीं करता है। और मित्रों, जब अटल जी की सरकार थी, 5 अलग अलग ऑल्टरनेट के मॉडल रेडी हैं, 5 अलग अलग मॉडल। और उसमें ये प्रभु राम के द्वारा बनाया हुआ सेतु तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद भी बन सकते हैं। हम विकास के पक्षकार लोग हैं, हम डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, हम भी चाहते हैं बने, लेकिन तोड़ना जरूरी है क्या? लेकिन ये तोड़ इसलिए रहे मित्रों, उनको तो इस देश की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने में मजा आता है। इस देश के राम के नाम को मिटाना ये उनका मकसद है, और तब जाकर के ऐसी चीजें करते हैं मित्रों। और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए साहब, एक ही सरकार में 2 पार्टनर, एक 3 पार्टनर। मैं तीनों का नमूना बताना चाहता हूं, गांधी जी वाले 3 बंदर की बात नहीं है। देखिए, दिल्ली की कांग्रेस की सरकार एफिडेविट करती है भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। उनके एक समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का नाम है सीताराम येचुरी। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी कहती है भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, और करुणानिधि जी कहते हैं वो शराबी था। अरे जन्म नहीं हुआ तो शराबी कैसे था भाई? ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए मित्रों, इनके कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। ऐसे ही लोग, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई दायित्व नहीं, जो मर्जी पड़े देश को खींचते चले जा रहे हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, आप 60 साल तक सत्ता पर महात्मा गांधी का नाम लेकर के पहुंचे हैं। जब भी कि आपको मौका मिला आपने गांधी का उपयोग किया है। अगर आप मानते हैं कि गांधी का जन्म हुआ था, मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं गांधी हुए थे, तो आपको ये याद है कि गांधी आजादी के आंदोलन के समय भी हर दिन रघुपति राघव राजा राम भजन करते थे। क्या कांग्रेस वालों में हिम्मत है जो कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, महात्मा गांधी की समाधि पर प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है, क्या कांग्रेस में दम है जाकर के मिटा सके? और तब जाकर के मित्रों, एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है इस देश की भलाई के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की संस्कार संहिता के लिए। आओ हम मिलजुल के काम करें मित्रों, आइए और प्रगति को विकास के नए आयामों को सर करें मित्रों, गरीबों की भलाई के लिए सोचें। और मित्रों, हिंदुस्तान का गांव अगर समृद्ध नहीं होगा, ये देश समृद्ध नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं मित्रों, जब तक गांव समृद्ध नहीं होता है, शहर में रुपया नहीं आ सकता। और मेरी कोशिशें हैं मित्र, आज दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनियों ने हिंदुस्तान को बाजार मान दिया। 100 करोड़ का देश एक बहुत बड़ा बाजार है, सारी दुनिया अपना मैन्युफैक्चर करेगी और हिंदुस्तान के अंदर